नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वैष्णो देवी की यात्रा में मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं मेरी गलतियाँ की तरफ। तो सबसे पहला गलती, पहुँचते ही सिम कार्ड ले लेना। मैं जब रेलवे स्टेशन में उतरी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बाहर का कोई सिम काम नहीं करता, तो वहाँ पे जाके रेलवे स्टेशन के पास में ही जो दुकानें रहती हैं वहीं से हमने सिम कार्ड ले लिया। लेकिन वहाँ पे महंगा पड़ गया। मैं पहली बार जब गई थी तो मैं 250 रुपये में ली थी सिम कार्ड, लेकिन इस बार जब गई तो वहाँ पे जब बोला कि 350 रुपये, तो मैंने वहीं से ले लिया। लेकिन बाद में जाके मार्केट में पता चला कि अभी भी प्राइस वही 250 रुपये ही है। तो आपको अगर कोई जाके अगर बोलता है कि रेट अभी बढ़ गया है मैडम, तो आप उसमें बिलीव मत कीजिए। आप अच्छे से 3-4 जगह पे पूछ लीजिए, उसके बाद ही आप सिम कार्ड लीजिए। फिर मेरी दूसरी गलती, होटल बुकिंग के टाइम पे अच्छे से पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस के बारे में ना पूछना। नॉर्मली होटल के लोग क्या करते हैं, वो लोग बहुत सारे होटल्स में पिकअप और ड्रॉप का फैसिलिटी अवेलेबल रहता है, बहुत सारी होटल में नहीं रहता। लेकिन जिस होटल में रहता है वो लोग भी अच्छे से उसका सर्विस के बारे में बताते नहीं हैं। कुछ होटल्स के लोग बोलते हैं पिकअप और ड्रॉप सर्विस इसमें अवेलेबल है, लेकिन जब आप चेकआउट करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेते हैं। और कुछ होटल्स होटल के चार्जेस में ही वो इंक्लूड है करके पहले से ही कंफर्म कर देते हैं, लेकिन वो लोग पूरा कटरा के जहाँ से चढ़ाई शुरू करनी होती है माता वैष्णो देवी की, वहां तक पूरा ना ले जाके बीच में ही पहले से छोड़ देते हैं। तो ये बात आप जब होटल बुकिंग करते वक्त अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा कि उनका जो पिकअप और ड्रॉप सर्विस है वो पूरा वैष्णो देवी के धाम के चढ़ाई के गेट तक लेके पहुंचाता है या नहीं। और एक दूसरी बात कि उसका चार्जेस होटल के रेंट के साथ इंक्लूडेड है या नहीं। फिर मेरी तीसरी गलती कि वहां पे जाके स्ट्रीट फूड खा लेना। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग तो हजम कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको जब चढ़ाई करनी रहती है, ट्रैकिंग वगैरह करनी रहती है, तो ये हमेशा एडवाइजेबल है कि आप कोई बाहर का तला हुआ खाना ना खाएं। मैंने चढ़ाई से पहले तो ऐसे स्ट्रीट फूड कुछ खाया नहीं था, लेकिन उतरते वक्त क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए वहाँ के एक नॉर्मल होटल से मैंने मील मंगवा लिया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो इतना अच्छा हाइजेनिक नहीं था, तो मेरा तबीयत खराब हो गया। आधी रात को मुझे उल्टियाँ होने लगी। तो आप जब वैष्णो देवी चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तो उधर जाते वक्त या फिर उधर से लौटते वक्त वहाँ का बाहर का खाना मत खाइए। अगर खाना है, हाइजीनिक खाना है, तो वहाँ पे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से दुकानें अवेलेबल हैं जहाँ पे कि हाइजीनिक खाना बनता है। वो आपको यात्रा के दौरान मिल जाएंगी। वहाँ से आप खाना खाइए, वहाँ पे रीजनेबल प्राइस भी होगा, उसके साथ आपको अच्छा खाना भी मिलेगा। चौथी गलती, अगर ऐसा कुछ खाने की वजह से अगर आपका तबीयत खराब हुआ या किसी और वजह से आपका तबीयत खराब हुआ, जैसे कि आप अगर बाहर से आ रहे हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट आपको अगर सूट नहीं किया, तो उस केस में भी आपका तबीयत खराब हो सकता है। तो इसलिए आपको मेडिसिन लेके जाना जरूरी है। मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं लिया था। तो आपको क्या क्या मेडिसिन लेके जाना जरूरी है, एक तो हो गया उल्टी का, दूसरी हो गया सर दर्द का, तीसरी हो गया डिहाइड्रेशन का, और चौथी हो गया बुखार का। तो इन 4 चीजों की मेडिसिन आपके साथ कहीं भी आप ट्रैकिंग वगैरह बाहर घूमने जा रहे हैं तो आपके बैग में होनी ही चाहिए। मेरी 5वीं गलती, वैन बुकिंग ना करना। मैं सुबह 7 बजे से निकल गई थी, और जहाँ पे बुकिंग काउंटर है वो जंक्शन जहाँ से एक रास्ता अर्धकुंवारी को जाता है और दूसरी रास्ता डायरेक्ट हिमकोटी मार्ग से हमको माता रानी के दरबार तक पहुंचाता है। वहाँ पे रहता है इलेक्ट्रिक वैन का बुकिंग सेंटर, अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो। क्योंकि मैंने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की थी, तो चढ़ाई करते वक्त मैं सोची कि वहाँ पे बुकिंग कर लेती हूँ। लेकिन वहाँ पे जब मैं पहुँची, सुबह 9 बजे पहुँच गई थी, और तब तक बुकिंग काउंटर खुला नहीं था। वहाँ पे जो बुकिंग काउंटर है वो सुबह 10 बजे खुलती है। तो मैं चढ़ाई कर गई और सोची कि लौटते वक्त वैन से चली आऊंगी, लेकिन वो लोग बिना टिकट के किसी को वैन में बैठने नहीं देते।
तो इसके वजह से ज़रूरी है कि आप पहले बुकिंग, अगर चढ़ाई में दिक्कत होने वाली है जो कि बहुत सारे लोगों को होती है, तो मैं ऐसे रुक रुक के तो चढ़ गई, लेकिन उतरते वक्त मुझे प्रॉब्लम हुआ और मैं उस टाइम पे वैन को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी वैन रुक नहीं रहे थे। वो लोग टिकट देख के ही वैन के अंदर एंट्री करने देंगे। तो वैन के टिकट काउंटर के सामने भी बहुत ज़्यादा लंबा लाइन रहता है। तो इसके लिए इस सब को अवॉइड करने के लिए एक काम कर सकते हैं कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से ही आप पहले से वैन की बुकिंग कर लीजिए। 2-3 महीने पहले से ये बुकिंग करनी रहती है। गलत रास्ता पकड़ लेना। चढ़ाई करते वक्त एक पॉइंट आता है, एक जंक्शन में, जैसे अर्कवारी जाने के लिए एक रास्ता और एक डायरेक्ट हिमकोटी से माता रानी के दरबार पहुंचने का एक रास्ता जैसे था। हिमकोटी मार्ग से अगर आप जा रहे हैं तो 5.5 किलोमीटर चढ़ने के बाद एक और जंक्शन आता है, जहां से ऊपर की तरफ जो रास्ता जा रहा होता है वो जाता है बाबा भैरवनाथ के मंदिर में, और जो लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ जा रहा होता है वो जाता है माता रानी के दरबार की तरफ। तो वहां पे लिखा होता है ऊपर बड़े बड़े अक्षर में कि भवनपुर रास्ता। तो बहुत सारे लोग, उनमें से एक मैं भी थी, वो लोग क्या करते हैं कि वहां पे माता रानी के दर्शन पहले ना करके पहले भैरवनाथ मंदिर चले जाते हैं। मैं भी पहले वो स्किप करके ऊपर चढ़ गई थी भैरवनाथ मंदिर के ऊपर, लेकिन ये कहा जाता है कि पहले माता रानी के दर्शन करने चाहिए, उसके बाद बाबा भैरवनाथ का मंदिर दर्शन होना चाहिए। तो जब आप वहां पे जाएं तो उस जगह पे वो ध्यान रखना, जिस जगह पे लिखा होगा कि भवन को रास्ता, उसी तरफ पहले आपको जाना है और उसके बाद आपको भैरवनाथ के मंदिर की तरफ जाना है। वो एक्चुअली हमारा गलती नहीं है। वहां पे मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाने के लिए मोबाइल, बैग, दूसरा सामान, ये सब कुछ अलाउड नहीं होता है, जो कि सारे मंदिरों में होता है ना। तो जो माता रानी को जो चुन्नी चढ़ानी होती है, बस आप वही अंदर लेके जा सकते हैं, चुन्नी या फिर मुकुट, या फिर आपके लिए कोई चुन्नी अगर लेके जाना हो वही आपको लेके जाना है। बाकी सब आपको लॉकर में बंद करके जाना रहता है। वहाँ पे जो लॉकर रूम है वहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है कि जब भीड़ बहुत ज्यादा रहता है ना, तो उस टाइम पे लोग क्या करते हैं, 3-4 दिन पहले से आके वहाँ पे रुक जाते हैं और एक एक लॉकर वो लोग रिजर्व कर लेते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, जो वैष्णो देवी एक ऐसी जगह है जहाँ पे देश के कोने कोने से, विदेशों से भी लोग आते हैं। हर रोज लाखों की तादाद पर लोग जा रहे होंगे। तो ऐसे में अगर पहले से 3-4 दिन पहले से लोग उनके सामान लॉकर रूम में रखे हुए हैं तो लॉकर खाली कैसे होगा। उस वजह से जो हर रोज आते हैं उन यात्रियों को बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि हमें हुआ था, हम लोगों को लॉकर नहीं मिला, लाइन में हम कब तक खड़े थे। तो इसके वजह से हमने क्या किया, मैं और मेरी एक फ्रेंड गए थे इस बार जब गए थे, तो हमने तय किया कि पहले मेरी फ्रेंड जाएगी, दर्शन करके आएगी, सारा सामान को मैं रखूंगी, उसके बाद वो सारा सामान को रखेगी और मैं दर्शन करने के लिए जाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने सारा सामान रख लिया, वो दर्शन करके आ भी गई, लेकिन उसके आने के टाइम पे बज गया था 6। तो जब मैं दर्शन करने के लिए गई तब गेट बंद कर दिया गया, क्योंकि 6 से 8 बजे तक वहाँ पे मंदिर का सफाई वगैरह सब होता है, क्योंकि उसके बाद आरती का टाइम रहता है माता रानी का। तो उसके बाद गेट बंद कर दिया गया और बोला गया कि सीधा 8 बजे खुलेगा। तो उसके वजह से हमें बहुत सारी दिक्कत हुई। तो ये काम आप मत कीजिएगा, मतलब थोड़ा सा लेट हो भी जाए, आप लाइन में खड़े रहिए और लॉकर का चाबी लेने के बाद जो लोग भी जा रहे हैं एक साथ, सभी एक साथ जाकर ही दर्शन कीजिए। उतरते वक्त तो टिकट नहीं था, तो इसलिए कोई वैन वाले मुझे लिए नहीं, पूरा नीचे तक आ गई। उसके बाद अर्कवारी जाने वाले रास्ते के जंक्शन में वहाँ पे मुझे ले लेनी थी एक्चुअली घोड़ा गाड़ी, क्योंकि पूरा माता रानी के मंदिर से यहाँ तक आप अच्छे से आ सकते हैं, आपके पैरों में इतना दर्द नहीं होगा। लेकिन उससे नीचे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे पैर में स्टिफनेस थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है और वहाँ पे ढलान थोड़ा सा ज्यादा रहता है, तो उतरने में उस टाइम पे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैं सोची कि इतना दूर तो आ गई हूँ, आगे भी अच्छे से चली जाऊंगी। तो जब पूरा नीचे का 3-4 किलोमीटर था ना, पैर में इतना दर्द हुआ, चला ही नहीं जा रहा था। तो आप अगर पूरा पैदल चल के जा रहे हैं तो ठीक है,
जाते वक्त तो आप अच्छे से रुक रुक के चले जाइएगा, आते वक्त भी जो अर्धकुंवारी वाला जंक्शन है वहां तक आप आ सकते हैं। उसके बाद आप घोड़ा गाड़ी कर लीजिए ताकि आपके पैरों में इतना दर्द रहेगा नहीं। हालांकि नीचे जाने के बाद मसाज देने वाली दुकानें रहती हैं, लेकिन वो चेयर्स में इतना आराम नहीं मिलता है। अगली और आखिरी गलती, किस टाइम पे जाना है वैष्णो देवी। अगर आपको अच्छे से दर्शन करना है तो आप पीक सीजन में, जैसे कि गर्मियों की छुट्टी हो गया या फिर नवरात्रि के टाइम पे, आप बिल्कुल भी वैष्णो देवी मत जाइए। हम इस टाइम पे जून के महीने में गए थे और इतना भीड़ था वहाँ पे आपको अच्छे से दर्शन करने ही नहीं देंगे। आप गुफा के अंदर गए, वहाँ पे पहुँचे, 10 सेकेंड भी आप नहीं रुके होंगे, आपको बोलेंगे कि चलो 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 निकल जाओ। तो हम जून के महीने में गए, वो मेरी आखिरी गलती थी। तो आपको अच्छे से अगर माता रानी का दर्शन करना है तो आप मार्च से लेकर मई तक और उसके बाद सितंबर से लेकर नवंबर तक जा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मौसम भी अच्छा रहता है और भीड़ भी इतना ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन सितंबर से जो लेकर नवंबर तक का जो इंटरवल है, वहाँ पे आप अक्टूबर महीने में नवरात्रि के टाइम पे भी मत जाना, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है, तो आपका दर्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। और जब ऑफ सीजन में भी अब जब जा रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि जैसे कि आप वहाँ पे रात को पहुँचे, रात को 11, 12, 1 बजे माता रानी के दरबार में पहुँचे। हमेशा मंदिर खुला ही रहता है, बस सुबह 6 से 8 और शाम को कभी आरती के टाइम पे बंद हो रहा होगा। शाम का टाइमिंग मुझे पता नहीं है, बस उसी टाइम पे गेट बंद होता है। नहीं तो आप दिन के कोई भी टाइम पे जाओ, पूरे 24 घंटे में आपको मंदिर खुला ही मिलेगा। तो आप ट्राई कीजिए कि रात को आप वहाँ पे पहुँचे ताकि भीड़ कम हो और आप अच्छे से दर्शन कर। ये तो थे मेरी गलतियाँ। दूसरे लोग भी कुछ और गलतियाँ करते हैं तो उससे भी हम कुछ सीख लेते हैं। जैसे कि बहुत लोग होते हैं रूम बुकिंग ना करके जो भी सामान लेके गए होते हैं, सारा सामान लेके वो चढ़ाई करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको खुद चढ़ाई करने में ही दिक्कत होगी और बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा आपको चढ़ाई करने में, या फिर आपको कूली फिर हायर करना पड़ेगा, फिर आपका ट्रैवल बजट बिगड़ सकता है। और एक बात, जो बच्चों के लिए जो पिट्ठू का सेवा होता है वो जब लोग ले लेते हैं तो बहुत जगह पे ये प्रॉब्लम होता है कि उन लोगों को वहाँ पे चढ़ाई करने की आदत है, तो वो एक बार उसका बच्चे को पिट्ठू में बिठा लेते हैं और उसके बाद बहुत स्पीड भाग जाते हैं। तो फिर कहाँ पे वो रुकेंगे, कितने टाइम पे रुकेंगे, वो फिर पता नहीं चलता है। तो छोटे बच्चों का इसमें गुम होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो आप क्या कीजिए कि जब आप चढ़ाई कर रहे हैं ना, तो पहले 2-3 किलोमीटर के अंदर कुछ दुकानें होते हैं जहाँ पे बच्चों का खाली ट्रॉलीज भाड़े में मिलता है। तो आप पिट्ठू सेवा, जो लोग बच्चों को ट्रॉली में चढ़ा रहे हैं, वो वाला सर्विस ना लेके आप बस एक ट्रॉली भाड़े में ले लीजिए। 500 में एक ट्रॉली आपको मिल जाएगी। सिक्योरिटी के दौर पे वो लोग 1000 रुपये रखेंगे, आपसे लेंगे। जब आप उतरते वक्त ट्रॉली रिटर्न करेंगे तो वो आपको और 500 रिटर्न कर देंगे। तो वो उसमें आप अपने बच्चे को बिठा के लेकर जाइए, तो बच्चे गुम होने का डर नहीं रहेगा। तो ये तो था दोस्तों जो गलतियां मैंने की थी मेरे वैष्णो देवी के यात्रा के वक्त, और कुछ और गलतियां जो कि दूसरे करते हैं। ये गलतियां आप जब वैष्णो देवी जा रहे हैं तो ये मत दोहराइए और आपका ट्रैवल आप अच्छे से एंजॉय करके आइए। और आखिर में एक और बात, अगर आपके फैमिली के एजेड लोगों को लेकर आपको वैष्णो देवी चढ़ाई करनी है, या फिर आप ऐसे इतना दिक्कत झेल के चढ़ाई करके फिर आना नहीं चाहते, तो उस केस में आप हेलीपैड का सुविधा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए 2-3 महीने पहले ही आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि है www.maavaishnodevi.org में जाके उसका बुकिंग कर सकते हैं। इसका फेयर आपको वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। तो इसमें मैंने बता दिया मैंने क्या क्या गलतियां की थी। एक और वीडियो मैंने चैनल में ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जिसमें वहाँ वैष्णो देवी यात्रा का कंप्लीट ट्रैवल प्लान उसमें मैंने बताया है। उसमें बस ये वैन वाला पार्ट और हेलीपैड बुकिंग के बारे में नहीं बताया था, जो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो वो वीडियो और इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो
आपको कहीं और जाके वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका माता रानी के दरबार तक का यात्रा बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो देखने के बाद आप चैनल में जाइए। इससे पहले ही मैंने उस वीडियो को अपलोड किया हुआ है, वो देखिए और आपका अगली वैष्णो देवी का यात्रा अच्छे से एंजॉय कीजिए। तो ये था दोस्तों आज का मेरा वीडियो। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, हैव अ गुड डे।